Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर we will be discussing NED 2006 मैथमेटिक्स पोर्शन, NED 2006 मैथ्स पेपर। और आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज जो यहाँ पे मैं बहुत कैटेगोरिकली आपको बता देता हूँ कि बेटा 2020 से ऑनवर्ड जितने भी NED के कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के पेपर हुए थे मैंने वो ऑलरेडी सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। इसके अलावा मैंने कंप्लीट एप्टीट्यूड मैथ्स के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करे हुए हैं। एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे आके पूछते हैं, सर वो लेक्चर्स तो एक साल पुराने हैं, सर वो अब नई किताबें आ गई हैं। बेटा एप्टीट्यूड के अंदर आपकी नई या पुरानी किताबें नहीं होती, क्योंकि एप्टीट्यूड का कोर्स कंटेंट ए लेवल से और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड से मिलके बनता है। तो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं बेटा वो पहले भी पंजाब बोर्ड से थे, केपीके बोर्ड से थे, सिंध बोर्ड से थे और इन तमाम बोर्ड से मिलकर आ रहे होते हैं। तो भाई आप चाहें तो उनसे तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे आपके लाइव बैच में आना है, तो भाई मेरा न्यू लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी आ सकते हैं। तो बहरहाल आज की क्लास के अंदर एनईटी के मैथमेटिक्स 2006 के पेपर को सॉल्व करते हैं। 2005 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, तो आज की क्लास में 2006 के पेपर्स को भी सॉल्व करवा देते हैं। ओके साउंड नाउ बेटा मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 26 विल बी इक्वल टू डैश। अब देखो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हाईएस्ट पावर आ रही होती है वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट ओमेगा क्यूब बिकॉज़ ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है भाई? क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी हमारे पास ये आ रही है कि हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। मैं इसको सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करवाऊंगा। कैसे कि देखो मेरे पास ये आ रहा है 1 प्लस का ओमेगा 13। ओमेगा 13 को अगर मैं ब्रेक करवाऊं, क्योंकि 13 इज नॉट द पार्ट ऑफ 3 टेबल, तो मैं क्या करूंगा इसको ब्रेक करवाऊंगा, पावर्स को ब्रेक करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा 12 इंटू ओमेगा। और आगे क्या आ रहा है ओमेगा की पावर 26। 26 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको भी ब्रेक करवाएंगे। 26 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है? 24। तो 24 पे ब्रेक करवा दिया और कितना बच गया? ओमेगा स्क्वायर। देखो ये क्या स्टेप करा। मैथ्स के अंदर हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मैथ्स आपसे कहता है कि दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर आपस के अंदर क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर इज ऑलवेज एडेड। सेम काम अगर मेरे पास कहीं पावर बड़ी आ रही है तो उस पावर को ब्रेक कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर मैं यही काम करूं तो इससे फायदा क्या होगा? देखो इससे फायदा ये होगा कि 1 का 1 एज इट इज, ओमेगा की पावर क्या आ रही है 12। तो अगर मैं इसको 3 के टेबल में ब्रेक करवाऊं तो बाहर क्या आ जाएगा? बाहर मेरे पास आ जाएगा 4 का 4, सही है ना। सिमिलरली इंटू ओमेगा का ओमेगा, आगे क्या है ओमेगा की पावर 24। ओमेगा 3 के टेबल में 24 कहां पर आता है? तमाम लोग बोलोगे सर 3 के टेबल में 24 हमारे पास आता है, बिल्कुल आता है। कहां पर आता है भैया? ये आता है 3 8 जार, 3 8 जार। तो हमने क्या करा, इसको भी ब्रेक करवा दिया। तो इंटू बाहर ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करें सर? अरे भाई अब सॉल्व करना बच्चों वाला काम है। कैसे? कि देखो ओमेगा क्यू बराबर होता है 1 के, ओमेगा क्यू बराबर होता है 1 के। तो बेसिकली आपके पास टर्म क्या बच गई? आपके पास ये बच गया 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द अल्फा एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, द क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है ना बेटा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 6i प्लस 2j माइनस का 3 के। अब देखो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अच्छी जबान में इसको मॉडुलस भी कहा जाता है, इसको मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, इसको लेंथ ऑफ द वेक्टर भी कहा जाता है। इसके मल्टीपल नेम होते हैं। पंजाब बोर्ड में इसको लेंथ भी कहते हैं, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, सही है ना। इसको डिस्टेंस ऑफ अ वेक्टर भी कहा जाता है कुछ किताबों के अंदर। तो भाई आपके पास सिंपल तरीके से वेक्टर गिवन है मासूम सा, इसका मॉडुलस लेना है। तो देखो सिंपल तरीके से मॉडुलस कैसे लोगे? मॉडुलस लेने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस लेने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से आई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा? जे कंपोनेंट का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा बेटा? जे कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट है 2, 2 का स्क्वायर। फिर आगे क्या है? के कंपोनेंट, के कंपोनेंट नेगेटिव 3 है, मगर हम क्या लेते हैं? प्लस के 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ऑल्दो यहाँ पे नेगेटिव 3 है, बट चूंकि स्क्वायर एक इवन पावर है तो इवन पावर नेगेटिव साइन को वैसे ही खत्म कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो इट शुड बिकम 36 के अंदर 9 का इजाफा अगर आप करोगे तो बेटा क्या बनता है? तो बेटा देखो सिंपल तरीके से अगर आप 36 के अंदर 9 का इजाफा करोगे तो क्या बनेगा? 45, 45 में 4 का इजाफा करोगे तो 49 बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गया? अंडर रूट 49। और रूट 49 किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन एप्पल अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 10 एंड 40। अब देखो भाई हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर, क्या फॉर्मूला होता है भाई? ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस का b। अब देखो आपको एक एक्सट्रीम नंबर गिवन है 10, दूसरा गिवन है 40। तो सिंपल तरीके से बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2 का 2। हमारे पास a गिवन है 10 के बराबर, b किसके बराबर गिवन है बेटा? b गिवन है हमें 40 के बराबर। डिवीजन के अंदर क्या है? डिवीजन के अंदर हमारे पास आ रहा है 10 प्लस का 40। इनको आपस में डिवाइड करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा? 10 टू ज़र इज 20, 10 टू ज़र क्या होता है बेटा? 20। और आगे 40 का 40 एज इट इज। सही है ना? 10 टू ज़र 20 और 40 का 40 और नीचे 10 प्लस का 50 क्या बन जाएगा? ये 40 प्लस का 10 50 बन गया। एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20 और 4 4 ज़र 16। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 16 एप्पल अगेन 16 आंसर होगा करेक्ट। सर कैसे सॉल्व किया सर? इतनी जल्दी आपने करके दिखा दिया। अरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन, तो अगर बोलते हो दोबारा करके दिखा
दिखा देता हूँ भाई, सिंपल तरीके से आपने वैल्यूज को प्लॉट करा, देखो मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है। जो मेरे शागिर्द हैं वो तो खुशी से उछल रहे होंगे भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है कैसे, कि देखो आपको ये बात मालूम है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b के बराबर। आपको बेटा देखो a की वैल्यू भी गिवन है, सही है ना, 2 का 2 फॉर्मूले का रेडियस, a की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 20 के बराबर, तो ए किसके बराबर है भाई, ए बराबर है 10 के, बी बराबर है मेरे पास 40 के, तो नीचे डिवीजन के अंदर क्या है 10 प्लस का 40 किसके बराबर बन जाएगा 50 के, तो एक जीरो से देखो जीरो कट गया, 5 वन जार 5 और आपके पास 5 टू जार इज 10 होता है, तो क्या बन गया भाई, ये हमारे पास हो गया 4 का 4 और 4 4 किसके बराबर हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 टू 3x प्लस का 4y प्लस का 10। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको एक लाइन गिवन है, इन दोनों के दरमियान आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, सिंपल पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करवा दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करवाएंगे, देखो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, जाहिर सी बात है बेटा इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होगा उसको a कहा जाएगा, जो y का कोफिशिएंट होगा उसको b कहा जाएगा। इसको मैं अगर थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दूं ना कि भाई देखो हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या है a है, जो y का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट होता है उसको c कहा जाता है। तो बेटा सिंपल तरीके से हमारे पास पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है हमारे पास d इज इक्वल टू मॉडुलस का मॉडुलस, आगे ब्रैकेट के अंदर a x1 प्लस का b y1 प्लस का c, नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस का b का स्क्वायर। क्लियर है ना बेटा। अब आपने क्या करना है, एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ, कैसे सॉल्व करोगे भाई, अरे सर बहुत सिंपल चीज है। कैसे कि भैया सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करवाने पे लेके जाना है। कैसे कि देखो मुझे जो पॉइंट गिवन है ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा x1 y1 होगा, तो सिंप्लीफाई करवा दो बेटा, क्या बन जाएगा, a की वैल्यू क्या है 3 के बराबर, x1 क्या है 0 हो जाएगा, प्लस का b किसके बराबर है, b बराबर है 4 के, अगेन y1 क्या है 0 के बराबर, c बराबर है 10 के, नीचे डिवीजन के अंदर क्या है रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से ऊपर आ गया 10 का 10 और नीचे डिवीजन के अंदर रूट का रूट, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 9 प्लस का 16 क्या बन जाएगा, ये बन गया √25। सही है ना, √25 का मतलब क्या है, √25 का मतलब ये है कि 5 का 5 नीचे आ गया, तो 5 वन जार 5, 5 टू जार 10, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2 के बराबर। तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, अगेन एप्पल 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 इक्वेशन अल्फा, तो करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो भाई कभी भी आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ रहा हो तो भाई मेरे तमाम शागिर्दों याद रखिएगा, इसकी शॉर्टकट अपने जहन में रखिएगा। इफ यू आर स्टडिंग फॉर मी देन आई विल बी टीचिंग यू एन एप्टीट्यूड मैथ्स ऑन शॉर्टकट्स एज वेल। भाई कैलकुलेटर के बगैर मैं पूरी मैथ्स करवाने का आदी हूँ, जो मेरे एनईडी के बैच के बच्चे होते हैं उन्हें भी कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स करवाता हूँ, बहुत दफा कैलकुलेटर छीन लिया जाता है। बेटा मैं हमेशा शदीद नापसंदीदगी का इजहार करता हूँ बच्चों के ऊपर जो कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं। भाई अगर मुझसे आप पढ़ रहे हो कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाना, कैलकुलेटर बगैर पूरी मैथ्स करेंगे। देखो पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सिर्फ एनईडी के अंदर अलाउ है, एनईडी बच्चे को नल्ला निकम्मा निकट्टू बना रहा है। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ, हालांकि आई एम आल्सो एन इंडियन बट स्टिल आई एम ऑलवेज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, क्योंकि किसी और यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है, आपके पास दाऊद में अलाउ नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है, तो आप किसी भी जगह पे अप्लाई करोगे तो बेटा आपको बाद में मैथ्स कैलकुलेटर बगैर ही पढ़नी पड़ेगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई एक्सपेंशन गिवन है, आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ना आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट होता है आर इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई पी प्लस का क्यू। सही है ना, ये शॉर्टकट ध्यान में रखिएगा। इस शॉर्टकट के अंदर देखो कभी भी आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ रहा है हम शॉर्टकट यूज करते हैं। इसके अंदर देखो आर का मतलब क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर के अंदर एन माइनस का आर इंटू बी की पावर आर, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। मगर मगर हमें चूंकि बात मालूम है कि भाई हमारे पास यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि भैया इसका मतलब क्या, एक्स की पावर में जीरो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को टर्म इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट ये होती है आर को निकालने की। यहाँ पे एन का मतलब क्या है, एन आपकी बायनोमियल टर्म की पावर होता है। पी किसे कहते हैं, देखो पी होता है तुम्हारे पास जो भी बायनोमियल टर्म के अंदर पहला वेरिएबल आ रहा है उसकी जो पावर होती है वो पी होता है। क्यू तुम्हारे पास बाइनोमियल टर्म के अंदर दूसरा वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर क्या है, क्यू है। ये दो चीजें ध्यान में याद रखिएगा कि पी क्या है हमारे पास, इस केस के अंदर पी भी वन है और क्यू भी वन है, क्योंकि पी क्या होता है, जो पहला वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर पी है, जो दूसरा वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर क्यू है, और होल टर्म की पावर एन है। सर देखो अब सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आर निकाल लो। आर कैसे निकालोगे, एन क्या है तुम्हारे पास 10 के बराबर, पी की वैल्यू 1 के बराबर है, पी प्लस का क्यू का बन जाएगा 1 प्लस का 1 2 बन जाएगा, तो 2 5 10, तो आपके पास सिंपल तरीके से
विद इन सेकंड में आर की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। तो भैया देखो एन कॉम्बिनेशन आर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या है, एन बराबर है 10 के कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन आर क्या है, आर बराबर है 5 के। एक इसके बराबर है, एक कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म एक्स है, पावर में क्या आएगा, पावर में n माइनस का, दैट विल बिकम 10 माइनस का 5। b क्या है, b मेरे पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय x के पावर में क्या आ जाएगा 5। सिंपलीफाई करोगे 10 कॉम्बिनेशन 5। बेटा कोई नल्ला बच्चा होगा, कोई निकम्मा बच्चा होगा जो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भाई अगर आप एनईटी के साथ पास की तैयारी भी कर रहे हो, आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि काइंडली सॉल्व विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। और अगर आप एनईटी की तैयारी भी कर रहे हो तो बेटा एनईटी के अंदर भी हर साल कुछ ना कुछ लैब्स के अंदर कैलकुलेटर छीन लिया जाता है। तो भाई अपने आप को हमेशा जो है ना टफ चीज के लिए प्रिपेयर किया करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो भाई अगर कैलकुलेटर कल को आपसे छीन लिया जाए एनईटी के अंदर भी, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ झगड़ा नहीं कर सकते वहां पे। तो बेटा इसलिए मैं हमेशा बच्चे से कहता हूँ कि भाई खुदारा कैलकुलेटर को हाथ ना लगाओ, कैलकुलेटर के ऊपर तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 10 कॉम्बिनेशन 5 लेना सिंपल तरीके शिफ्ट दबा के कॉम्बिनेशन को लेकर आ जाओगे, क्या उसमें बड़ी बात है, क्या उसके अंदर तुम्हारा इनपुट है, कोई इनपुट नहीं है तुम्हारा उसके अंदर बेटा। तो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना असल चीज है, अगर आप विद इन सेकंड में कर सकते हो वो असल बात है, वो असल कहानी है। तो 10 कॉम्बिनेशन 5 को कैसे निकालोगे भाई, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 10 में से 5 क्या 5 फैक्टोरियल इंटू 5 का 5 फैक्टोरियल। अब देखो 10 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 10 फैक्टोरियल बराबर होता है तुम्हारे पास, या अगर चाहो तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर लो, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा वो, कि भाई 10 फैक्टोरियल को अब एक्सपेंड करवा दो कहां तक कि 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। तो मेरा बेटा अगर मैं 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाऊं तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10, फिर आगे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर फाइनली 5। तो 5 पे ले आके रोक देंगे ताकि एक 5 फैक्टोरियल से एक 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाए। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बराबर होती है 120 के। तो 10 वन जार 10, और 10 के टेबल में 120 कहां पर आएगा, जाहिर सी बात है भैया 10 12 जार इज 120। अच्छा भाई 6 वन जार 6 और 6 टू जार 12, 2 वन जार 2 एंड 2 फोर जार 8। तो अब फाइनली आपके पास तीन नंबर बच गए 9 4 और 7। तो भाई मुझे बताओ कैलकुलेटर तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करा, कैसे सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। लोग कहते हैं नहीं सर बहुत मुश्किल होता है, अबे क्या मुश्किल है, चाहो तो डायरेक्टली सिंपलीफाई कर लो, 9 4 जार क्या होता है 36, और 36 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई 36 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 6 जार 42 का 2 4 का 4, 7 3 जार भाई 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 21 के अंदर 4 का इजाफा, तो ये आ जाएगा 252 के बराबर। तो भाई विद इन सेकंड्स के अंदर 252 आ गया। एक्स की पावर में क्या आ जाएगा भाई, 10 में से 5 गए तो ऑब्वियसली 5 ही बचेगा, और यहाँ पे 1 बाय एक्स की पावर 5, तो जाहिर सी बात है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर विल बिकम, फाइनल आंसर विल बिकम। अच्छा इसने पूछा हुआ टर्म इंडिपेंडेंस, ओके अरे इसको इतना लंबा सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी, आई एम सो सॉरी यार, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, आई वाज थिंकिंग कि एग्जामिनर ने आपसे वैल्यू मांगी हुई है कोफिशिएंट की। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि कोफिशिएंट की वैल्यू पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, कोई इशू नहीं है। तो हमने कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन में वैसे एग्जामिनर ने आपसे पता है क्या मांगा हुआ है, तो भाई इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्वेश्चन को तरीके से पढ़ा नहीं था ना, तो मैंने इसलिए आपको आगे तक सॉल्व करवा दिया, वरना क्वेश्चन तो विद इन सेकंड में सॉल्व होने वाला था कि आपने आर की वैल्यू निकाली, आपका आर क्या आया 5 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वो टर्म बताओ जिसके ऊपर तुम्हारा एक्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि वो टर्म बताओ जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल रहा होगा। तो भाई यहाँ पे देखो डालोगे तो 5 आर प्लस 1 का 1, 5 प्लस का 1 क्या बनेगा 6 बन जाएगा ना। तो आर की वैल्यू क्या आई 5 के बराबर आई, तो मेरे पास टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आर की वैल्यू अगर 5 है तो 5 प्लस का 1 क्या बन गया 6, यानी कि छठी टर्म के ऊपर जाके, छठी टर्म के ऊपर जाके मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल रहा होगा। तो मैंने आपको वैसे इसके कांस्टेंट की कोफिशिएंट की वैल्यू बता दी, बहुत दफा पेपर में कोफिशिएंट पूछ ले जाता है, तो मैंने लगे हाथों आपको दो एमसीक्यूज कवर करवा दिए, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी 3, 6, 12, 96। तो मसले की बात नहीं। अच्छा भाई कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर दुनिया में कोई प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, उसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, कॉमन रेशियो निकाल के चेक कर दो। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक शॉर्टकट है। सबसे पहले आप देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बराबर है 3 के, कॉमन रेशियो क्या है, साफ तौर पे दिख रहा है यार तुम्हारे पास जो कॉमन रेशियो आ रहा है 3 2 6 होता है, तो आर की वैल्यू क्या है 2 के बराबर। अब आपको मालूम है कि भैया अगर ये जीपी का कॉन्सेप्ट है तो मुझे पता है कि भाई जीपी के अंदर जनरल टर्म क्या होती है, ये होती है टीएन इज इक्वल टू ए आर होल पावर में एन माइनस का 1। तो भाई मुझे लास्ट टर्म गिवन है, एन टर्म टीएन का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म गिवन है 96 इक्वल टू के बाद फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 3 के बराबर। आर की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, पावर में क्या आ जाएगा एन माइनस का 1, सिंपलीफाई करवा दो। ये 3 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती इस क्वेश्चन में 3 2 6 कर देंगे। अरे भाई ये 2 के ऊपर अब एक तरबूज देख रहे हो बेटा, 2 के ऊपर एक तरबूज आ रहा है तरबूज, तो अक्सर लोग देखते नहीं है ना, उनके उनको मेरी तरह ग्लासेस की नीड होती है। तो भाई देखो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, और 2 की पावर में क्या आ गया एन माइनस का 1। अब देखो 2 की किस पावर पे 32 मिलता है, 2 की पावर 5 पे 32 में मिलता है, 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है, इंटू 2 की पावर में n माइनस का 1। अब देखो whenever two terms are equal to each other, when the two terms are equating with each other, तो भाई उनकी जो बेसिस होती हैं अगर वो एक दूसरे के बराबर है तो उनकी पावर भी दूसरे के बराबर होंगी। बेटा देखो मैथ्स का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैथ्स के अंदर कभी भी इक्वल टू के आमने सामने दो टर्म्स अगर एक दूसरे के आपस में क्या है बराबर है, अगर उनकी बेसिस भी आपस में बराबर है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी आपस के अंदर इक्वेट हो जाएंगी। 5 इज इक्वल टू n माइनस का 1, तो बेटा n की वैल्यू किसके बराबर आ
जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डोंकी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे बताओ भाई बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट एप्टीट्यूड की आपकी तैयारी हो तो बेटा आप लाइव बैच को स्टार्ट कर सकते हो, लाइव बैच में आ सकते हो। लाजमी तौर के ऊपर ज्वाइन अप करो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो। नस्ट की, फास्ट की, एनईडी की, आईबीए की, सबकी तैयारी इसी फीस में होगी और आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी राउंड 1 से भी पहले, और आपको फिर राउंड 2 तक आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा। मल्टीपल टेस्ट होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव एंड वी विल बी डिस्कसिंग पास्ट पेपर्स ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मजे का आ रहा है, द सेमी माइनर एक्सिस। देखो भाई सेमी मेजर है, सेमी माइनर एक्सिस कैसे कहा जाता है? ये जो हमारे पास मासूम सा ए होता है ना, ए का मतलब होता है सेमी मेजर एक्सिस। ये जो आपके पास 2a होता है ना इलिप्स के केस के अंदर या हाइपरबोला के केस के अंदर, 2a का मतलब होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वाइल 2b का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस या लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो स्मॉल ए जो होता है, अगर मैं इसमें से 2 को रिमूव कर दूं, सिंपल ए लिखूं, तो ए का मतलब होता है सेमी मेजर, बी का मतलब होता है सेमी माइनर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 225। देखो मेरे जो बच्चे हैं ना उनको मैं एक शॉर्टकट पढ़ाता हूँ। एक शॉर्टकट है बड़े मजे का। अगर कभी भी तुम्हारे पास दुनिया में इलिप्स आ रहा हो ना, एक शॉर्टकट बहुत मजे का है। देखो अगर मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो ना, मैं आपको कैलकुलेटर बगैर पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा और विद शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो कैलकुलेटर किसी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होता, सिर्फ एनईडी में अलाउ होता है। इसलिए मेरे पास जो मेजॉरिटी बच्चा होता है हर यूनिवर्सिटी का आता है, तो अब इसलिए एनईडी का जो बच्चा आता है उसको मैं कैलकुलेटर की मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स अलग से बना के रखी हुई है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट डिजाइन करी हुई है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तुमसे अच्छा कैलकुलेटर चलाना आता है, मगर कैलकुलेटर के ऊपर बेटा बच्चे का दिमाग खराब होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कैलकुलेटर बगैर। तो भाई अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना तो आप किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी इजीली क्लियर कर सकते हो, आपको एडिशनल तैयारी करने की नीड ही नहीं है। अब देखो एक शॉर्टकट होता है कि अगर कभी भी आपके पास एक इलिप्स गिवन है और इलिप्स के अंदर जो भी आपके पास से कोफिशिएंट्स आ रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो, मल्टीप्लाई करवाने पे आपको जो इक्वल टू की दूसरी तरफ टर्म आ रही है वो आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट इलिप्स है। यानी कि देखो अगर मैं 9 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है आंसर क्या आएगा, 225 आएगा। सर आपको कैसे पता? भाई 5 9 45 का 5 4 कैरी 9 2 18, 18 में आप कितना इजाफा करोगे, 4 का 22 बनेगा, तो यानी कि क्या बन गया 222। यानी कि देखो अगर कभी भी आपके पास, जरा बात दोबारा समझिएगा, अगर कभी भी इलिप्स के केस के अंदर या हाइपरबोला के केस के अंदर आपके पास जो भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ टर्म लिखी हुई उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको इक्वल टू के दूसरी तरफ वो कांस्टेंट बन रहा हो, एक एग्जैक्ट कांस्टेंट बन रहा हो, तो इसका मतलब होता है परफेक्ट एलिप्स से परफेक्ट हाइपरबोला है। और इस केस के अंदर हम डायरेक्टली क्या काम करते हैं, हम डायरेक्टली जो भी मेरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स होते हैं इनके मल्टीपल को, इनके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके डिवीजन में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक्स स्क्वायर के नीचे डायरेक्टली डिवीजन में क्या लेके चला जाऊंगा, 25 को, ये वाई स्क्वायर के साथ लिखा हुआ था। सिमिलरली वाई स्क्वायर के डिवीजन के अंदर मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ले जाऊंगा 9 को, इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज। तो मैंने डायरेक्टली इक्वेशन को अपने जो है सिंपलीफाई करवा लिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे पहले इसको 225 से डिवाइड करवाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस फॉर्म पे लेकर आएंगे। तो भाई आपका एक स्टेप यहाँ पे वाइप आउट हो गया। आपने विद इन सेकंड में चुटकी बजा के समझ लिया कि देखो अगर कभी भी आपके, मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर कभी भी आपके पास ये जो आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स है ना, अगर उनका मल्टीपल कांस्टेंट आ रहा है तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करके एक्स स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिख देना है, वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिख देना, इक्वल टू के बाद 1 होगा। अब आपने क्या करना है, इलिप्स के केस के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फॉर इलिप्स, इलिप्स के अंदर हमारे पास मेजर एक्सिस हमेशा माइनर एक्सिस से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया हमेशा जिस भी फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसके भी नीचे, फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसके भी नीचे बड़ी वैल्यू आ रही होगी उसका मेजर एक्सिस होगा। तो मेजर एक्सिस किसका होगा, यहाँ पे एक्स का होगा, तो मेजर एक्सिस किसका होगा मेरा बेटा, एक्स का होगा। तो जब आप इसको इसकी नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर करवाओगे ना, नॉर्मल इक्वेशन इसकी क्या होगी, ये होगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो भैया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कंपेयर होगा तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर आ गई, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 के बराबर। तो हमें फाइंड क्या करना था, वी नीड टू फाइंड दी सेमी मेजर एक्सिस, हमें फाइंड भी यही करना था। हमें क्या फाइंड करना था, हमें सेमी मेजर एक्सिस को फाइंड करना था। तो भाई सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या थी, सॉरी सेमी माइनर एक्सिस फाइंड करना, आई एम सो सॉरी। तो सेमी मेजर एक्सिस 5 के बराबर है, सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 9 के बराबर है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर होगी। भाई मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा होता है तो मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी ना, तो मैं आपको इतना ध्यान में रखिए, अगर आप मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, मैं आपको मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, सही है ना? तो अब देखो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा 5, सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा 3 के बराबर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स, सेंटर ऑफ द सर्कल। अरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब यार ये क्वेश्चन पे डरते हैं हमारी आवाम, यार मुझे बताओ भाई क्या मसले की बात है? अगर आप इस क्वेश्चन पे डर रहे हो ना भाई, मेरे शागिर्द नहीं हो आप, मुझसे मुझसे ताल्लुक तोड़ लीजिएगा बेटा, कुट्टी है मुझसे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, कहते हैं कि भाई सेंटर बताओ। अरे मेरे प्यारे बच्चे इस पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। सर आपको
कैसे पता चला सर? आपको आपने चीटिंग करी है सर, आपके पास पता होगा आपको। अरे बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सर्कल की या कॉनिक की जो जनरल इक्वेशन होती है ना हमेशा वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c। ये हर कॉनिक की जनरल इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री बेसिक इक्वेशन भी कहा जाता है इसको, सही है ना? अब देखो अगर मेरे पास सर्कल है, अगर मेरे पास सर्कल है ना और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर दुनिया में किसी भी सर्कल का सेंटर कहां पर आ रहा है, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, तो भाई ये बात लाजिम है कि इस सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन के ऊपर है तो जाहिर सी बात है सेंटर की वैल्यू क्या होगी, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू बराबर होगी 0,0 के। और ये जो हमारे पास ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, जी एस, 2gx और 2fy, ये बेसिकली रेप्लिकेट करते हैं सर्कल के सेंटर को। तो अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब उस इक्वेशन के अंदर सिंगल पावर वेरिएबल एक्स और सिंगल पावर वेरिएबल वाई कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और सी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पेपर के अंदर पूछा जाता है। भाई इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि बेटा लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम पैराबोला क्या होती है कि देखो आपको पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के 12x, अगर वहां भेजेंगे तो नेगेटिव का 12x बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। देखो मैं अपने शागिर्दों से कहता हूं कि बेटा कभी आपको राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपर पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ दो तरह के पैराबोला को याद रखा करो, एक राइट पैराबोला, एक अपर पैराबोला। ये जो टीचर्स होते हैं ना जो आपको 10 तरह के पैराबोला पढ़ाएंगे, कंफ्यूज करेंगे हमेशा। मुझसे अगर तालीम हासिल कर रहे हो एक ही पैराबोला को याद रखो सिर्फ। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना सिंपल तरीके से, मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि यार इस पैराबोला के, अच्छा पैराबोला को कैसे पहचानोगे कि भाई पैराबोला का एक्सिस कहां पर आ रहा है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पैराबोला के अंदर बेटा, अगर कभी भी आपके पैराबोला के अंदर एक्स वाली चीज या वाई वाली चीज, जो भी चीज लीनियर फॉर्म में होगी, जो भी बेटा आपके पास लीनियर फॉर्म में होगा ना, इसका मतलब क्या है, उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। देखो मैं साथ साथ आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ इन बातों पे भी अमल कर लोगे ना आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है मेरे शागिर्द, भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द मैथ्स में तो पूरे मार्क्स लेकर आता है, ये गारंटी मैं देता हूँ भाई, मैथ्स में कभी चूक सकते तुम। तो भाई आपके पास जो भी लीनियर फॉर्म में होता है ना उसका एक्स ऑफ पैराबोला होता है। अगर एक्स लीनियर फॉर्म में तो एक्स ऑफ पैराबोला एक्स का होगा, अगर y लीनियर फॉर्म में तो x तो पैराबोला x का y का होगा, सही है ना? अब देखो यहाँ पे x लीनियर फॉर्म में आ रहा है तो x तो पैराबोला क्या होगा, x का होगा। तो सिंपल तरीके से इसको आप कंपेयर करवाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, से मैंने इसको कंपेयर करवा दिया। अब देखो 4a के सामने -12 है, तो भाई 4a के सामने है -12, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो सिंपल तरीके से मेरे पास 4a के सामने -12 आ रहा है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 इज 12, तो बेसिकली a की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। हमें लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम निकालना थी, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है मॉड 4a के बराबर। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है पैराबोला में, मॉड 4a के बराबर। तो क्या बन जाएगा, मॉड का मॉड a की वैल्यू इज -3 है, तो 4 3 नेगेटिव का 12, तो भैया नेगेटिव का 12 का मतलब क्या, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। ऑप्शन बनाना विल नहीं, ऑप्शन क्या है 12 का है, ऑप्शन डोंकी विल बी द करेक्ट आंसर। फादर बॉर्डर डोंकी होता है ना, वैसे ही बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी डोंकी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -1, 2, -3, आपके चैप्टर नंबर 7 से जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एनालिटिकल ज्योमेट्री का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर तुम्हारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इनके दरमियान स्लोप बताओ। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, एक पॉइंट गिवन है 1, -1, दूसरा पॉइंट आ रहा है 2, -3, सही है ना? तो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इसका क्या निकाल के बताओ स्लोप। देखो बेटा जितना पुराना पेपर होता है ना उतना आसान लग रहा होता है, पहले बता रहा हूँ मैं, जैसे पेपर करीब आते हैं ना बच्चे को डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, रिमेंबर दिस थिंग। तो बेटा स्लोप निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो भाई मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, इसमें लेट सपोज ये वाली वैल्यू मेरे पास x1 y1 है और ये वाला पॉइंट मेरे पास आ रहा है x2 y2, तो बेटा क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 दैट सिंपली मींस नेगेटिव का 3 माइनस का y1, y1 इज बेसिकली -1, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 बन जाएगा, सही है ना? x2 माइनस का x1, x2 इज 2, नेगेटिव का साइन एंड x1 इज +1, सही है ना? 1, सही है? तो सिंपलीफाई करोगे तो क्या बन गया, y2 इज -3, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का और फिर y1 की वैल्यू नेगेटिव बनती तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर x2 2 सही है ना? तो नेगेटिव का 3 प्लस का 1 विल बी -2, 2 माइनस का 1 विल बी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा स्लोप का नेगेटिव का 2, स्लोप की वैल्यू विल बी नेगेटिव का 2, ऑप्शन एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। देखो मैं हर आपको एयर से जो है ना कुछ क्वेश्चंस को मार्क करवाता जाऊंगा कि दीस क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आपको अपने माइंड के ऊपर सॉल्व करने वाले होते हैं, बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। क्या कह रहा है एग्जामिनर, अ सर्कल विद द सेंटर O हैविंग द 2 पॉइंट्स A एंड B विद द रेडियस R, फाइंड द एरिया ऑफ OAB।
बी। अब बच्चे को समझ में नहीं आता क्वेश्चन में एग्जामिनर कह क्या रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो। लेट सपोज आपके पास एक सर्कल आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास सर्कल के ऊपर जो है ना एक सेंटर है, और सर्कल के सेंटर की उसने वैल्यू वैसे दी हुई है आपको। सर्कल के सेंटर की वैल्यू उसने क्या दी है आपको, सर्कल के सेंटर की उसने वैल्यू आपको दी है कि भाई ओ आपके पास सर्कल का सेंटर आ रहा है। आगे कहते हैं सर्कल विद द सेंटर ओ हैविंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा अब ये टू पॉइंट्स कहाँ होंगे, जाहिर सी बात है सर्कल के ऊपर ही होंगे। लेट सपोज मेरे पास ये पॉइंट ए आ रहा है, इधर कहीं मेरे पास पॉइंट बी आ रहा है फॉर एग्जांपल, नहीं सर्कल का सेंटर यहाँ पर आ रहा है, कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। कहता है कि भाई उसके बाद रेडियस आर है। कहता है कि भाई तुम्हारे पास, अब जरा जुमले को समझिएगा, द सर्कल विद द सेंटर ओ हैविंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी विद द रेडियस आर। यानी कि भाई सेंटर से लेके दोनों पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस है ना, सेंटर से लेके एक इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और फिर सेंटर से लेके एक इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये बेसिकली किसके बराबर है, एग्जामिनर कह रहा है रेडियस आर के बराबर है। कहता है कि भाई बताइए अब आपके पास जो एरिया बन रहा है ना ओ ए बी का, किसके बराबर होगा। देखो अब आपके पास जो शेप बनती है ना, शेप क्या कहलाती है, इसका मैथ्स में बड़ा पर्टिकुलर नाम होता है। ये हमारे पास कैसी शेप फॉर्म हुई है भाई, इस शेप को कहा जाता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो एग्जामिनर यही तो कह रहा है, एरिया ऑफ ओ ए बी का मतलब क्या है कि ओ ए बी का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का। ये फॉर्मूला मॉडिफाई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमें बात मालूम है कि एस बराबर होता है आर थीटा के, तो आप चाहो तो इसको चीजों को यहाँ पे रिप्लेस करवा सकते हो कि भाई आर को रिप्लेस करवा दो, आर की जगह पे आप एस बाय थीटा कर दो। वो भी सिंप्लीफिकेशन आप करवा सकते हो। कहने का मकसद क्या है कि भाई ये इस तरह रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। ओरिजिनल फॉर्मूला आपके पास क्या है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत दफे पेपर्स में आया, रिसेंट ईयर्स के अंदर भी तो बहुत आया हुआ है, 2023 के अंदर 22 के अंदर, तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है if alpha and beta are the roots of the equation 2x square minus 5x plus का 7 equal to 0, then find 1 divided by alpha plus beta and 1 plus का 1 by alpha beta। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स के ऊपर आपके बड़ा बेहतरीन किस्म का एक क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि बेटा देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन दे रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7। अब देखो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, b की वैल्यू क्या होगी बेटा, b बराबर होगा -5 के, और c बराबर होगा किसके, कांस्टेंट बराबर होगा 7 के। तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है माइनस के बी डिवाइडेड बाय ए के। तो माइनस का साइन फॉर्मूले का, बी की वैल्यू भी इत्तेफाक से नेगेटिव का 5 है, और नीचे ए बराबर है 2 के, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सिंपल तरीके से 5 डिवाइडेड बाय 2 के। सिमिलरली अब हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, अल्फा डॉट बीटा के ऊपर। तो अल्फा डॉट बीटा का मतलब क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू क्या है 7 डिवीजन में ए, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। अब कह रहा है एग्जामिनर, देखो फाइंड करने को क्या कह रहा है उसको समझते हैं। एग्जामिनर कह रहा है फाइंड करके बताओ, किसको भाई, फाइंड करके बताओ 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 बाय अल्फा बीटा। तो भाई 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस बीटा का मतलब क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है 5 डिवाइडेड बाय 2 सा है ना। आगे क्या है, आगे है प्लस का साइन, फिर आगे आ रहा है 1 बाय अल्फा बीटा, तो 1 बाय अल्फा बीटा का मतलब क्या है 7/2। अब देखो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कहता है, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होती है ना मैथ्स के अंदर बेटा, फॉर एग्जांपल ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय डी, तो एक से ज्यादा टर्म से डिवाइड हो रही है तो नीचे वाली टर्म जिसको पता है कि पलटी खा के लिखी जाती है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे आप सिंपल एलसीएम ले लो, तो 5 7 जार 35, ये 7 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 जार 14 एंड 5 2 जार इज ऑब्वियसली 10। तो क्या बन गया भाई 10 प्लस का 14, ये बन गया हमारे पास 24, और नीचे 35 का 35, तो 24 डिवाइडेड बाय 35 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कैट्स आर द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर के अंदर आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस बेटा कंफ्यूज करने के लिए। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स दुनिया के अंदर वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट बराबर होता है किसके, जीरो के, वाइल नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसका सिंपल तरीके से पता है कि भैया इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ पे के 2 के, नेगेटिव का 1 0 1, आगे देखो आगे क्या है 5 4 और 3, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर है, जीरो, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है, हमें के लिए सॉल्विंग करनी है। तो भाई सिंपल वे में सिंप्लीफिकेशन करवाओ, क्या मसले की बात है, क्या बन जाएगा। अरे भाई बहुत सिंपल चीज है, आप सबसे पहले पहली वाले टर्म को लिखोगे और बाकी के 4 नंबर लिखो, कौन कौन से आ रहे हैं 0 1 4 और 3, फिर अगला नंबर आएगा नेगेटिव के साइन के ऊपर, फिर बाकी के 4 नंबर -1 5
और 1 और 3। अगला नंबर पॉजिटिव का k, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल, नेगेटिव का 1 0 5 और 4। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आप करवाओ। सिंप्लीफिकेशन कैसे करवाओगे? देखो यहाँ पर आ गया k का k, 3 इंटू 0 0, नेगेटिव का 4 1 4, माइनस का 2 एडिट इज, नेगेटिव का 3 इंटू 1, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 5 इंटू 1, नेगेटिव का 5, पॉजिटिव का k एडिट इज 4 इंटू नेगेटिव 1, नेगेटिव का 4। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा सिंपल 5 इंटू 0, सिंपल तरीके से 0 का 0। भाई वो तमाम प्यारे से शागिर्द जो ए लेवल्स के बैठे हुए ना, मैट्रिक्स मुझे पता नहीं आता आपको बेटा, सिंपल तरीके से मैंने तमाम लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाले हुए हैं। आप अपने माँ बाप के पैसे जाया करके किसी कोचिंग सेंटर में 60,000 रुपए भरते हो ना, तो सारी चीजें मैंने जो 60,000 रुपए के अंदर कोई कोचिंग पढ़ा रहा होता है, मैंने वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाली हुई है। आप चाहो तो वहां से कवर अप कर सकते हो, नहीं तो बेटा मेरे लाइव बैच में आ सकते हो। उस लाइव क्लासेस के अंदर आपकी नस की, फास्ट की, एनईडी की राउंड 1 राउंड 2 कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, और उसकी फीस बहुत ही मिनिमल होती है, 6,500 7,000 के करीब की फीस होती है। तरीकेकार बड़ा सिंपल है, आपने सिंपल इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करना है, और आपके पास वैसे बाय द वे आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मैंने काफी सारी उसकी अपनी वीडियो डाली हुई होती है, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप में सिंपल पेमेंट करवाने का ज्वाइन करना होता है। खैर वापस आओ, तो भाई हमने सिंपल डिटरमिनेंट निकाल लिया, तो भाई नेगेटिव का क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 4 आगे माइनस का 2 एडिट, नेगेटिव 3, नेगेटिव 5 क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 8 हो जाएगा ना, 5 6 7 8, नेगेटिव का 8 प्लस का के एडिट इज नेगेटिव का 4। तो इक्वल टू के बाद 0 का 0, सिंपलीफाई करवा दो भाई, नेगेटिव का 4 के, नेगेटिव का 4 के, नेगेटिव का 8 के, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 8 2 जार 16 इक्वल टू 0। नेगेटिव का 8 के जब वहां जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव का 8 के बन जाएगा बेटा, तो 16 एडिट का एडिट इज, तो 8 1 जार 8 8 2 जार 16, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली? 2 के बराबर। हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे शागिर्दों? 2 के बराबर आ जाएगी। के की वैल्यू क्या होगी? 2 के बराबर। ऑप्शन कैट्स इज द करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग 1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 7 5 प्लस का 5। अब देखो वो तमाम शागिर्द जो मुझसे पढ़ते हैं ना, दे शुड बी लाफिंग यार, दे शुड बी लाफिंग कि सर ये क्वेश्चन तो आपने बढ़ाया हुआ है कि भाई देखो दुनिया में कभी भी कोई लाइन अगर दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है, इसकी लॉजिक को समझ लो मेरा बेटा। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी कोई लाइन एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दुनिया में एक लाइन आ रही है, अगर ये लाइन किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये बात लाजिम है जो दूसरी लाइन होगी ना उसकी इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन के अंदर पहली वाली लाइन का जो y कोफिशिएंट है वो उसके x के ऊपर वाक़ई होगा, और पहली वाली लाइन का जो x कोफिशिएंट होगा वो दूसरी लाइन के y के साथ मौजूद होगा, मगर विद अपोजिट साइन, मगर विद अपोजिट साइन। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट के बारे में टेंशन नहीं लेनी। तो भाई दुनिया में कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो हम इस शॉर्टकट को फॉलो करते हैं। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये शॉर्टकट मैंने अपने शागिर्दों को पढ़ाया हुआ है, बहुत दफा पढ़ाया हुआ है कि दुनिया में कभी भी दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो वी ऑलवेज कंसीडर दिस फैक्ट कि भैया आपके पास जो भी पहली वाली लाइन आ रही है ना मेरा बेटा, उसके अंदर हम देखते हैं कि भैया जो उसका एक्स कोफिशिएंट होगा वो सेकंड लाइन के वाई कोफिशिएंट के साथ होगा, मगर विद अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। और पहली वाली लाइन का जो वाई कोफिशिएंट होगा वो सेकंड लाइन के एक्स कोफिशिएंट के ऊपर होगा। तो भाई यहाँ पे गौर से देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जरा गौर से बात को समझिएगा, बात बड़ी इंटरेस्टिंग करूंगा अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास नेगेटिव का 7 है पहले वाली लाइन का वाई कोफिशिएंट, तो ये आएगा इसके एक्स के साथ, सही है ना। और इस लाइन का देखो जो मेरे पास एक्स कोफिशिएंट है ना पहली वाली लाइन का, वो इस लाइन के उसके ऊपर क्या होगा, वो इसके y के ऊपर होगा, मगर विद अपोजिट साइन। तो अगर ये पॉजिटिव का 3 है तो यहाँ पे नेगेटिव का 3y होगा। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की मैं फिलहाल टेंशन नहीं लेता। तो पहले तो मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी तरफ शेयर कर दूंगा, तो वहां जाके वो क्या बन जाएगी, वहां जाके वो बन जाएगी 7x प्लस का 3y, और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो एग्जामिनर मुझसे भी बड़ा चालाक है। एग्जामिनर ने क्या करा हुआ है, सारे ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। एग्जामिनर डबल गेम खेल रहा है आपसे, एग्जामिनर ने सारे ऑप्शंस के अंदर यही करे कि कांस्टेंट भी खेलना है। तो फिर इसको सॉल्व करने का एक और जुगाड़ू मेथड क्या होता है, एक और हिडन ट्राई मेथड क्या है कि भाई आपको एक पॉइंट गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस पॉइंट से भी लाइन पास कर रही है, जाहिर सी बात है अगर इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है तो आप सिंपल तरीके से इस पॉइंट को बारी बारी इक्वेशन में डाल के चेक कर लो, जिस इक्वेशन के ऊपर भी करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, मैं आपको दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि देखो कभी भी परपेंडिकुलर वाला अगर क्वेश्चन आएगा ना तो उसके लिए ये वाली शॉर्टकट सबसे ब्रिलियंट होती है, मगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे डबल होशियारी करी है। ये वाली छोटी छोटी बातें मैं अक्सर अपने क्लास में बताता हूँ कि भाई एग्जामिनर इस तरह की डबल होशियारी डेढ़ होशियारी करता है कि अब देखो आपने इतनी मेहनत से अपना शॉर्टकट अप्लाई किया कि सर हाशिम ने शॉर्टकट पढ़ाया था, सर हाशिम ने इतना बोला था इतना काम का शॉर्टकट है, मगर ये तो शॉर्टकट फेल हो गया, ये तो यहाँ पे भी 7x आ रहा है प्लस 3 यहाँ भी 7 प्लस 3 आ रहा है, यहाँ भी 7 3 आ रहा है, सर हाशिम ने तो हमें गलत करवा दिया, ये तो हमने मजाक कर दिया हमारे साथ, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको। तो भाई इसको करने का एक और तरीका क्या है, क्योंकि देखो ये पॉइंट जो है ना दोनों लाइन से पास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट जो है ना आपकी राइट इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैथ्स के अंदर किसी भी इक्वेशन से या किसी भी लाइन से या किसी भी कर्व से कोई पॉइंट पास कर रहा होता है, उस कर्व के ऊपर उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये बात लाजिम होती है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो भाई मैं पहले पहली इक्वेशन पे चेक कर लेता हूँ क्या बन जाएगा। भाई जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 1 डाल दीजिए, जहां जहां वाई आ रहा है वहां 2 डाल दीजिए, 7 1 7 प्लस का
3 2 6 माइनस का 13, तो 7 + 6 क्या बनता है? 13, 13 - 13, ये तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे। चेक कर लेते हैं इसको, इसको सेटिस्फाई कर दिया इसने। अच्छा अब इस पे चेक करूंगा मैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा देखो जो पॉजिटिव पॉजिटिव है ये तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ माइनस ही नहीं हो रहा, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा भाई यहाँ पे देखता हूँ मैं 7x + 3y, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 1, 7 × 1 = 7 और 3 2 = 6। तो भैया अगर मैं 7 + 6 करूँ, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि देखो मैंने सिंपल 1, 2 का जो पॉइंट है ना, बारी बारी अपने चारों ऑप्शंस के अंदर डालेंगे, डालने के ऊपर आप चेक करोगे किसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी के टेस्ट जो होता है वो कंट्रास्ट टेस्ट होता है, आपके पास कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे होंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर उसके ऊपर भी गाइडेंस वीडियो आपको डिजाइन कर रहा हूँ, किस तरीके से आपने पेपर को सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है। आपको रफ शीट वगैरह जो मिलेगी ना, जो आपका रफ शीट आपको अलग से 2 पेजेस मिलते हैं, आप उसी के ऊपर रफ शीट कर रहे हो तो बहुत दफा आपसे कहते हैं कि भी एडमिट कार्ड की बैक साइड के ऊपर ही सॉल्व कर लो आप, सही है ना। तो आपने परेशान नहीं होना, आपको ईच एंड एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड टू यू गाइस, सही है ना। आपको मैं हर चीज गाइड करूंगा बेटा, हर चीज पढ़ा रहा हूँ। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 5 0 2x + 3 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर x² + 3x + 1। एग्जामिनर कहता है कि बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई सिंपल तरीके से एग्जामिनर ने आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन और इंटीग्रेशन गिवन है। देखो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है ना, तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली उनकी डिवीजन कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इंटीग्रेशन ये कहता है कि भैया इसको आप पहले सिंप्लीफिकेशन करके देखो, अगर तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन पे लेके जाओगे। अब देखो अगर मैं इसको तरीके से एक बार लिखूं तो ऊपर देखो 5 है 0 है, नीचे वाली टर्म को अगर मैं नीचे से ऊपर भेजता हूं तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1। और ये अंडर रूट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है पावर चेंज हो जाएगी तो नेगेटिव का हाफ बन गया। और बाहर पहले से क्या मौजूद है 2x प्लस का 3 इंटू dx का dx। अब देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया क्या नीचे वाली टर्म का या जिस टर्म के ऊपर आप पावर अप्लाई हो रही है, क्या उसके ऊपर अगर मैं इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई इस टर्म का क्या बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं, x² + 3x का बाहर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। तो भाई देखो आपके पास इस टर्म का बाहर डेरिवेटिव भी आ रहा है पूरा का पूरा, इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकता हूँ। तो बेटा इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस का 3x प्लस का 1 एज इट इज। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर हमारा पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे भी लिखोगे तो नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 पॉजिटिव का हाफ बनेगा, उसको ऊपर भी लिखेंगे उसको एक बार नीचे भी लिखेंगे, सही है ना। जब आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया, अब फाइनली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लिमिट्स को अप्लाई करवाने पे जाएंगे। तो इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया, अब देखो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 2/1। और अब फाइनली हम लिमिट्स को अप्लाई करवाएंगे, तो लिमिट्स को अप्लाई डायरेक्टली करवा दो, पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और कर लोगे। हाफ किसके बराबर होता है, अंडर रूट के, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है x² प्लस का 3x प्लस का 1, ब्रैकेट के अंदर क्या है x² प्लस का 3x प्लस का 1। और देखो भैया अच्छा ज्यादा इधर हो गया, अच्छा और हमारे पास लिमिट्स क्या आती है, हमारी एक लिमिट है 5 और एक लिमिट है 0, तो अपर लिमिट 5 है लोअर लिमिट 0। अब फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवा दीजिए, तो लिमिट्स को अप्लाई करवाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, लिमिट्स कैसे अप्लाई करवाते हैं, एक दफा अपर लिमिट को डालेंगे जहां जहां इनपुट आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस का 5 3 जार 15 प्लस का 1। फिर एक दफा क्या करवाएंगे मेरा बेटा, एक दफा माइनस करवाएंगे, तो डायरेक्टली करवा लो यार, एक दफा क्या करवाएंगे अब माइनस का करवाएंगे और उसके बाद लोअर लिमिट को डालेंगे, तो रूट के अंदर x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 3 इंटू एक्स यानी कि ये भी 0 बन जाएगा, फिर प्लस का 1 एज इट इज। तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 25 प्लस का 15 25 प्लस का 5 तो 30 और 30 और एक 10 40 40 ऐसा है ना भाई, मेरी गलती गलत तो नहीं है ना बेटा, बता दीजिएगा मुझे, सही है ना। 41 और माइनस का अंडर रूट 1 1 के बराबर होता है। तो ये फाइनली मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड्स के ऊपर। कौन कहता है कि भाई आप सर कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स ही नहीं होती है, कौन कहता है, बेटा 36,000 बैचेस मैं साल में पढ़ा रहा हूँ, सारे कैलकुलेटर के बगैर पढ़ा देता हूँ। क्यों, क्योंकि बेटा कैलकुलेटर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है और कोई यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही है। तो भाई मैंने ये तो आपके लिए मैंने मल्टीपल स्टेप्स करे, वरना मैं चाहता मैं 2 स्टेप्स में भी कर सकता था। बट जाहिर सी बात अभी मैं चाहता हूँ मेरे मेरे जो शागिर्द बैठे हुए उनमें हर बच्चे को बात समझ में आए, इसलिए आई यूजुअली टॉट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के भाई हर बच्चे को ताकि बात क्लियर हो जाए। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव लेके बताओ। अरे भाई क्या मसले की बात है, अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, इसको मार्क कर लो, बहुत मार्क कर लो बेटा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव तो बताओ, मगर आगे फनकारी करीब है, कहता है x इज इक्वल टू 1 पे बताओ। अब हमारा मेजोरिटी बच्चा क्या करता है, वो x की जगह पे 1 प्लॉट कर देता है फौरन से। अरे भाई हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन हो, कभी भी डेरिवेटिव हो, कभी भी लिमिट्स हो, आपको जो आपकी कांस्टेंट की जो वैल्यू गिवन होती है, आपको जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, वो कभी डायरेक्टली प्लॉट करनी होती है, पहले आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसके बाद प्लॉट करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले मैं
सेकंड डेरिवेटिव लूंगा, जब फाइनल आंसर आ जाएगा तब x की वैल्यू 1 प्लॉट कर रहा हूँ। अब देखो क्या बन जाएगा, मेरे पास ओरिजिनली क्वेश्चन क्या आ रहा है, e की पावर 2x प्लस का 1, इसका डेरिवेटिव लोगे। इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, देखो नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कि सिंपल तरीके से नेचुरल एक्सपोनेंट को आपने एलएचएस एक बार लिखना है, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देना है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2 के बराबर होगा, प्लस के 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये वन टाइम डेरिवेटिव हो गया, इसको मैं f प्राइम भी कह सकता हूँ, वन टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब अगर मैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाऊंगा ना, सेकंड डेरिवेटिव कैसे लूंगा, अब ये कांस्टेंट 2 पहले आ जाएगा, और e की पावर 2x प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज आपने एक बार लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। सिर्फ रमजान है तो बेटा मैं इतनी जोर से बोल नहीं रहा, क्यों मेरी आवाज थोड़ी धीमी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, सही है ना बेटा। सिंपलीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 4 इंटू ई की पावर 2x प्लस का 1, ये आपका फाइनली डबल डेरिवेटिव आ गया। मगर एग्जामिनर ने फरमाइश क्या करी थी कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे सॉल्व करना है, तो जहां जहां x आ रहा है 1 डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर 2 प्लस का 1, 2 प्लस का 1 3 होता है, तो 4 इंटू ई की पावर क्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स, तो एफ एक्स प्लस का सी, देन एफ एक्स इज इक्वल टू डैश। अब देखो ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन मांग रहा है, आपसे इंटीग्रेशन कह रहा है सॉल्व करने के लिए। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इंटीग्रेशन अप्लाई करके बताओ किसके ऊपर, साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये देखें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन के अंदर बेटा कोई भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का मेथड है, इसको बाय पार्ट्स कहते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले बाय पार्ट्स के ऊपर या पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर आप कभी डायरेक्टली नहीं जाते, आप हमेशा देखते हो कोई और जुगाड़, कोई और कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे नेचुरल एक्सपोनेंट मुझे दिख रहा है, नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या है कि भाई नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर में जो भी फंक्शन आ रहा हो उसका बाहर डेरिवेटिव देखो, अगर तो बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल तरीके से आंखें बंद करके नेचुरल एक्सपोनेंट को एक बार लिख दोगे, हमारा यही आंसर होगा इंटीग्रेशन में उसका। अब देखो अगर मैं देखता हूँ ना e की पावर में cos x आ रहा है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का साइन, बाहर नेगेटिव नहीं मौजूद, इसका मतलब पहले मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई जब डिवाइड करवाऊंगा ना, इससे फायदा क्या होगा, इससे इवेंचुअली फायदा ये होगा कि मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन का पर्टिकुलरली नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखो नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि भाई जो भी पावर में एक्सपोनेंट आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए जो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो बाहर वाला जो नेगेटिव साइन है ना, बाहर वाला नेगेटिव साइन एडिटिव का एडिटिव रहेगा, हमारा जो बाहर नेगेटिव साइन आ रहा है उसको नहीं छेड़ेंगे, और एडिटिव रहेगा, और सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में बाय द वे होता क्या है कि अगर तुम्हारे फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ हुआ है तो तुमने आंखें बंद करके क्या कर देना है, अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज एक दफा उतार देना है। ये करेक्ट आंसर को चेक कर लो कहां पे आ रहा है, नेगेटिव का e की पावर cos x, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डोंकी। सही है ना भाई, वो था ना फादर ब्रॉट अ डोंकी, तो वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to xy। अरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो कैलकुलस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग इन एनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ईदर यू आर अप्लाइंग इन द फास्ट, ईदर यू आर अप्लाइंग फॉर द नर्स, ईदर यू आर अप्लाइंग फॉर द IBSCS, ईदर यू आर अप्लाइंग फॉर द UET और द NED यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी और दाऊद यूनिवर्सिटी। तो भाई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैलकुलस ये बेतहाशा आएंगे, बेतहाशा आएंगे, इनसे कभी जान नहीं छूटेगी भाई। तुम कल को यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो मेरी अल्फाजों को याद रखिएगा, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स टीचर, आई एम आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर हु हैज वर्क इन सप्लाई चेन सेक्टर एज वेल। तो भाई मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं, कल को यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डर लगता है ना, तो जिंदगी पास नहीं कर सकते बेटा आप। तुम CS में जाओगे, बायोमेडिकल में जाओगे, मैकेनिकल में जाओगे, इलेक्ट्रिकल में जाओगे, इंग्लिश लिंग्विस्टिक में जाओगे, हर फील्ड में तुम्हें मैथ्स पढ़ाई जाएगी, हर फील्ड का स्टार्टिंग कोर्स कैलकुलस का कोर्स होगा, जिसमें डेरिवेटिव भी हेलो करने के लिए आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, लिमिट्स भी आएंगी। तो रिमेंबर दिस थिंग, इनसे दोस्ती बड़े अच्छे तरीके से करो। मैं बहुत मजाक मजाक में बात करता हूँ अपने शागिर्दों को मोटिवेट करने के लिए कि बेटा देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कहते हैं भाई इसके डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस निकालने का तरीका क्या क्या होता है कि एक जैसी टर्म्स को हम एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। देखो ये y यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली बेटा देखो ये x वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, dx तो यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा भाई, अब मैं फाइनली दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा, तो इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, ये हो जाएगी सिंपल ln y के बराबर, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर पावर फॉर्मूला पे फेल हो जाएगा तो ln का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू के बाद x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है x² / 2 प्लस का c। तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है लिमिट्स का क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर्स का। लोग कहते हैं कि भाई असासे बिक जाते हैं इस एक क्वेश्चन के ऊपर, सर क्या
क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो का क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, $1 बिलियन का है, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, गंजा वंजा किसी की नीड नहीं पड़ेगी आपको, सही है ना? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो कभी भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो का है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू किसी कांस्टेंट का क्वेश्चन आ रहा हो ना, हमेशा काम पता है कैसे सॉल्व करते हैं? आपने मेरे प्यारे शागिर्दों जो भी लिमिट की वैल्यू आ रही है इसको डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में डाल के चेक करो। अगर तो आपकी लिमिट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है। अगर नहीं कर रही, क्वेश्चन अनसेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हम शॉर्टकट को यूज करते हैं। दैट शॉर्टकट इज नोन एज एल हॉपिटल रूल। यानी कि क्या कह रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा? अरे भाई सिंपल तरीके से एक्स की जो वैल्यू अप्रोच करिए ना, तो जहां जहां एक्स आ रहा है डाल के चेक करो, तो क्या बन जाएगा? ई की पावर 3 इंटू 0 माइनस का 1। बाय द वे ई की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है ना मेरा बेटा, इसका मतलब होता है 1 के बराबर। नीचे क्या हो जाएगा? एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। देखो डिवीजन में 0 आने का मतलब क्या होता है? फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी बन गया। इसका मतलब अभी जो ये लिमिट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट गुजरे थे, उनका नाम था एल हॉस्पिटल, लोग उनको एल हॉपिटल रूल भी कहते हैं। अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे उनके दो नाम से, हॉस्पिटल भी कहते हैं उनको, हॉपिटल साहब भी कहते हैं, तो है ना? तो एल हॉपिटल साहब ने मरने से पहले एक रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो। तो ऊपर वाली टर्म क्या? ई की पावर 3x। इसका अगर मैं ऊपर अलग डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा? ई की पावर 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3, और माइनस के वन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लूंगा, x का डेरिवेटिव x इस से क्या होता है? 1 के बराबर। तो एल हॉपिटल रूल ये कहता है ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लेना है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लेना है। और अब जब मैं लिमिट x की वैल्यू अप्रोच करी 0 के ऊपर, उसको प्लॉट करवाऊंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फाइनली ई की पावर 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 इंटू 3 का 3 एज इट इज, और आगे 1 का 1। तो भाई ई की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो क्या आ गया मेरा बेटा? ये आ जाएगा सिंपल 3 के बराबर। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। आंसर क्या होगा? करेक्ट, 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। अरे मेरे शागिर्दों, अगर तुम डेरिवेटिव से डरते हो ना, मेरे शागिर्द मत कहलाना कभी। भाई एक्स स्क्वायर एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भाई बहुत सिंपल है। देखो डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कहता है पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखो, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव लो। तो एल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x के बराबर। बीच में साइन लगाओ प्लस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x के बराबर। सिंप्लीफाई करवाओगे तो बेटा इस x से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x x प्लस का एल एन एक्स, और ब्रैकेट के अंदर 2x का 2x, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डोंकी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। मैं आज ही मैंने नस का एक पेपर सॉल्व करवाया था, नस के नेट 3 आजकल चल रहे हैं। तो भाई ये क्वेश्चन एनईडी में भी बहुत आया है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत आ जाता है, एक्स की पावर में cos x। भाई इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट। वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटर में मुझसे मैथ्स पढ़ी है, दे न्यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि मुझे कितना पसंद है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फंक्शन की पावर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इंटर साइड पे पढ़ते होगे, बड़े बड़े रजिस्टर भर देते होगे इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, दो दो लेक्चर्स लग जाते होंगे सॉल्व करने के लिए। मगर इफ यू आर माय स्टूडेंट तो भाई आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि देखो, लेट्स सपोज एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो भाई एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को अगेन एडिटिव लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो पावर वाला फंक्शन है उसको लिखोगे, फिर डिवीजन के अंदर बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओगे, पावर वाला जो भी बेस वाला फंक्शन था ना इसका डेरिवेटिव लोगे, प्लस का साइन लगाओगे, एल एन का एल एन लिखोगे, जो भी तुम्हारा बेस वाला फंक्शन था वो एल एन के साथ लिखा जाएगा, और फाइनली पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने इंटर साइड के ऊपर जो मेथड पढ़ा है ना फंक्शन की पावर फंक्शन का, उसके ऊपर दो दो पेजेस को भरते हो, वहां पे स्टेप्स के साथ करना होता है। बट एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद योर इंटरमीडिएट साइड, एप्टीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद योर ए लेवल साइड। एप्टीट्यूड के अंदर तमाम बोर्ड के कॉन्सेप्ट होते हैं। एप्टीट्यूड में फेडरल के, पंजाब बोर्ड के, केपी के बोर्ड के, आगा खान के, ए लेवल्स के, इंटर के, हर जगह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो भाई एप्टीट्यूड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स की पावर cos x आ रहा है, मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। तो एक दफा मैंने अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे? पावर में आने वाले फंक्शन को लिखो पहले, फिर बेस के अंदर जो डिवीजन के अंदर जो बेस वाला फंक्शन है उसको लिखोगे, फिर ऊपर जाओगे। अब जो डिवीजन के आप ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है? जो बेस वाला फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स डिस्पर्ट से 1 होता है, प्लस का साइन लगाओगे, एल का एल लिखोगे, जो भी ये बेस वाला फंक्शन था ना ये एल का फंक्शन बन जाएगा। और फिर आगे जाओगे, आगे जाने के बाद पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव का साइन एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपकी किताब में जितने इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना फंक्शन की पावर वाले फंक्शन वाले क्वेश्चन, उनको मेरी शॉर्टकट पे सॉल्व करिएगा, चुटकी बजा के आंसर आएगा। फिर अपने दोस्तों से पूछिएगा कि आपको ये आंसर आता है नहीं आता, वो बोलेंगे नहीं आती शॉर्टकट, तो उन्हें बताइएगा सर हाशिम ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है। तो भाई अगर ये शॉर्टकट समझ में आया, अगर ये शॉर्टकट अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों से लाजमी तौर के ऊपर शेयर करना है। दोस्तों से पूछना है कि भाई उन्हें ये काम आता है नहीं आता। अपनी किताब के अंदर जितने फेडरल बोर्ड के अंदर आगा
आगा खान बोर्ड के अंदर, आपके सिंध बोर्ड के अंदर या पंजाब बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन है ना, उनको आप शॉर्टकट पे सॉल्व कर सकते हो इजीली। और फिर अपने दोस्तों से लाजमी पूछिएगा उन्हें शॉर्टकट आता है, और अगर उन्हें नहीं आता होगा ना तो उन्हें लाजमी तौर पे बताइएगा कि सर हाशिम ने तरीके से सॉल्व करवाया हुआ है। तो भाई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, आप उसको भी ज्वाइन अप कर सकते हैं, सही है ना। अदरवाइज यहाँ पे सारे 5 ट्रिपल इंशाल्लाह करवा रहा हूँ, उसको भी कर सकते हो। मगर न्यू बैच का फायदा क्या होगा कि भाई उसके अंदर तमाम के तमाम आपकी तैयारी कवर करवाई जाएगी, एनईटी के राउंड 1 से पहले, राउंड 2 की कंप्लीट करवाई जाएगी, नस की करवाई जाएगी, फास्ट की करवाई जाएगी, एंड सो ऑन। खैर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन 3x² प्लस का 4x प्लस का 2 होल पावर में नेगेटिव हाफ, पावर 3x प्लस का 2 मौजूद है। तो भैया सिंपल तरीके से मुझे पावर दिख रही है, यहाँ पे पावर क्या है, ये नेगेटिव का हाफ। तो इंटीग्रेशन के अंदर पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया बेस का बाहर डेरिवेटिव देखो, अगर तो होगा तभी तो पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 3x² प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, और से समझो 3x² प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 3x² का डेरिवेटिव होगा 3 2 6x, और 4x का डेरिवेटिव होगा 4 के बराबर। यानी कि बाहर मौजूद होना चाहिए था 6x प्लस का 4, क्योंकि नहीं मौजूद है। इसका मतलब क्या कि पहले लाना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ काम होगा, उसके बाद मजे की बात होगी। भाई सिंपल तरीके से मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, 3 नहीं, हाँ हमें नहीं, हमें 2 चाहिए। हम 2 से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। तो मैंने 2 से देखो डिवाइड करवाया, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 3x² प्लस का 4x प्लस का 2, आगे आ रहा है नेगेटिव का हाफ। आगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड है ना मेरा बेटा, 6x प्लस का 2 2 4 इंटू dx। तो बेटा इससे फायदा क्या हुआ, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए करवाया कि देखो बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से बेटा देखो, ये हाफ का हाफ एज इट इज बन गया, ये क्या हो गया, हाफ का हाफ एज इट इज। अब इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दो। इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करवाओगे, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर उसके ऊपर नीचे लिखोगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x² प्लस का 4x प्लस का 2। तो नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 क्या होगा भाई, पॉजिटिव का हाफ ऊपर भी बन जाएगा नीचे भी बन जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों। अच्छा अब देखो नीचे वाला जो नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझ में नहीं आता, मैं बता देता हूँ। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म्स अगर नीचे डिवाइड हो रही हो तो नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और पावर में हाफ आ रहा है, हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या बन गया, 3x² प्लस का 4x प्लस का 2। तो भाई सिंपल वे में देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मींस एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया सॉल्व करके बताओ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर साइन एक्स को। अच्छा बाय द वे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक बड़ा आसान तरीका तो आपके पास बहुत सिंपल सा है, उसको मैं करवा देता हूँ। कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन आ रही है किसके ऊपर, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पीडीएफ फाइल का सोल्यूशन वाली चीज भी डाल दूंगा, आप देखना चाहो आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है मेरे प्यारे शागिर्दों। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डीएक्स, एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, हमें साफ तौर पे दिख रहा है कॉस के ऊपर पावर आ रही है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो जिस टर्म पे भी पावर आ रही होती है ना, इंटीग्रेशन उस वक्त अप्लाई नहीं कर सकते जब तक उसका बार डेरिवेटिव नहीं होगा। अब कॉस का बार डेरिवेटिव नेगेटिव का साइन होना चाहिए, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आ जाएंगे। तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू नेगेटिव का साइन एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो फाइनली क्या हो जाएगा, जब मैंने बेस का बार डेरिवेटिव लेकर आ गया हूं, अब फाइनली मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देंगे तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे भी लिखेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का 1/3 इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस का सी। फाइनल आंसर आ गया, सही है ना बेटा। तो भाई देखो हमारे पास जब बेस का डेरिवेटिव बन जाता है इंटीग्रेशन अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मजे का आ रहा है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज कहता है एग्जामिनर। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ बैलून व्हिच रिमेन्स स्फेरिकल व्हेन ब्लोन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कहते हैं कि सॉल्व करके बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई रेट ऑफ इंक्रीज बताइए, ओके, इन द वॉल्यूम ऑफ अ बैलून व्हिच रिमेन्स स्फेरिकल। देखो स्फेरिकल बैलून का मतलब क्या है कि आपका फॉर्मूला होता है स्फेरिकल, किसी भी स्फेरिकल सरफेस का, स्फेरिकल स्फीयर का किस क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। आगे कहता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, कहता है रेडियस के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है। यानी कि मुझे क्या करना है भैया, इसका सिंपल तरीके से वन टाइम मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा, अगर मैं रेडियस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये बन जाएगा dv/dr इज इक्वल टू 4/3। अब देखो ये 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सही है ना। तो कांस्टेंट वैल्यूज पहले आ जाएंगी। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r² के बराबर। 3 से 3 कट गया, मेरे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा dv/dr इज इक्वल टू, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई r²। तो ये मेरा आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर इज आस्किंग कि भैया फाइंड करके बताओ
रेट ऑफ इंक्रीज। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। किसका लेके बताना है? वॉल्यूम का लेना है। और मगर किसके रिस्पेक्ट से लेना है? एग्जामिनर ने डिफाइन करा हुआ रेडियस के रिस्पेक्ट से लेना है, तो आपने सिंपल रेडियस के रिस्पेक्ट से लोगे, आंसर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन एप्पल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस 2,9 एंड नेगेटिव का 2,1 एंड 6,3। कहते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस आ रहे हैं। एक वर्टेक्स आ रहा है हमारे पास 2,9, दूसरा वर्टेक्स आ रहा है नेगेटिव का 2,1 और तीसरा आ रहा है बेटा 6,3 के बराबर। अब देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या तरीकेकार होगा कि भाई मुझे एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है। अब देखो बेटा मुझे ये ट्राइंगल गिवन है, हमें इसका क्या फाइंड करना है? हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के कई तरीके होते हैं, आपने अपने नॉर्मल इंटर उसके अंदर इंटर के अंदर ये मेथड पढ़ा होगा, हाफ इज इक्वल टू x1 y1 1 x2 y2 3, और वो बेकार किस्म का मेथड, लंबा सा मेथड है। मगर इसका आसान तरीके अगर आपको बताऊं, एक शॉर्टकट पढ़ाता हूं आपको। आपको इतने लंबे मेथड को इस्तेमाल करने की बेटा जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको कोई दोस्त किसी महंगे कोचिंग में बैठा है, उससे जाके पूछिएगा क्या उसको ये शॉर्टकट आता है, नहीं आता होगा बेटा, गारंटी दे रहा हूं। तो उसके अपने माँ बाप के पैसे जाया करवाए होंगे सिर्फ और सिर्फ। तो बताइएगा सर हाशिम ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है कि बेटा देखो कभी भी अगर आपके पास दुनिया में कभी भी अगर आपके पास आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना हो ना, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो भी पहला ब्रैकेट आ रहा है ना, उसको आंखें बंद करके लिखो एक दफा, सही है। फिर जो भी दूसरा ब्रैकेट आ रहा है उसको भी आंखें बंद करके लिखो एक दफा। फिर जो तीसरा ब्रैकेट आ रहा है उसको भी आंखें बंद करके लिखो एक दफा। और जो पहला ब्रैकेट है उसको एक दफा रिपीट में उतार दो। 2,9 जैसे पहला ब्रैकेट था, पहला ब्रैकेट क्या था? 2,9, उसको एक दफा मैं रिपीट में उतार देता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक दफा आपने अपने तीनों ब्रैकेट्स को लिखा और फिर जो पहला ब्रैकेट है उसको रिपीट में उतार दिया। अब बड़े मजे का काम करो। देखो अब ये वाली टर्म जो है ना अपने डायगोनल पे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म अपने डायगोनल में मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म डायगोनल में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से 2 1 2, नेगेटिव का 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 नेगेटिव का 6, और 6 9 क्या होता है? हम सबको मालूम है 6 इंटू 9 किसके बराबर होता है? 54 के बराबर होता है। क्लियर है बेटा? अच्छा भाई बीच में साइन आएगा किसका? नेगेटिव का। बीच में हमेशा साइन आएगा नेगेटिव का। अब आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है। कैसे कि भाई ये 9 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, और ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 18। 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव का 6। 3 इंटू 2 क्या होता है? पॉजिटिव का 6। क्लियर है? और नीचे डिवीजन के अंदर 2 का 2 एज इट इज। देखो शॉर्टकट को दोबारा समझ लो। एक दफा आपने अपने तीनों ब्रैकेट्स को लिखना है, फिर सबसे ऊपर वाले ब्रैकेट, सबसे पहला ब्रैकेट होता है उसको दोबारा रिपीट में लिखना है। आपने पहले राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, सही है ना? जो जैसे साइन के साथ है उस साइन के साथ आएगा, बीच में साइन आएगा हमेशा नेगेटिव के फॉर्मूले का। और फिर आपने क्या करवाना है? लेफ्ट वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है डायगनली, सही है ना? अब उसको सिंप्लीफाई करवाओ। ये दो में से अगर मैं 6 निकालूंगा क्या बचेगा? नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 4 प्लस का 54 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का 50। नेगेटिव का साइन 6 प्लस 6 क्या होता है मेरे प्यारे बेटो? 12 के बराबर होता है। तो नेगेटिव का 18 प्लस का 12 क्या होगा भाई? 12 के अंदर 3 का इजाफा 15 और 6 का इजाफा 18, तो नेगेटिव का 6 बन गया। नेगेटिव का 6 बन गया क्योंकि नेगेटिव 18 प्लस का 12 नेगेटिव का 6 हो गया। और नीचे डिवीजन में क्या है? 2 का 2, तो 50 प्लस का 6, 50 प्लस का 6 क्या होता है? 56 के बराबर। डिवीजन में क्या है? 2, तो 2 2 जार 4 एंड 2 8 जार 16, तो आंसर क्या होगा? 28 के बराबर। बताओ कौन कहता है कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए? बताओ भाई कौन कहता है? भाई कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर लिया यार। आपका दोस्त अभी तक कैलकुलेटर में बैठ के सॉल्व कर रहा होगा। या आप अगर किसी महंगे कोचिंग में पढ़ते हैं तो शर्म आने की जरूरत नहीं है बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं है। गलती कर दी तो कर दी है, मगर देखो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप कहते हो कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी चाहिए। अरे भाई कैलकुलेटर बैन कर दिया ना चाहिए। कैलकुलेटर के बगैर सारी मैथ्स होती है मेरा प्यारा बेटा। कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स करनी है तो भाई आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अरे जाहिर सी बात है गलती हमसे भी होगी, गलती आपसे भी होगी, कोई मसले की बात नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सीखोगे, थोड़ा सा गिरोगे, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो, मैं कभी मना नहीं करता अपने शागिर्दों को कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करने से। मैं भी बहुत दफा इस्तेमाल करता हूँ। मगर मैं हमेशा ये बच्चों को बताता हूँ कि बेटा देखो जब एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो ना, कोशिश करो कैलकुलेटर को मिनिमम इस्तेमाल करो, मिनिमम। आपको हम तमाम ट्रिगोनोमेट्रीज तमाम चीजों को कैलकुलेटर बगैर सॉल्व कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। भाई नस का टेस्ट तो एनईटी से बहुत कम्पिटेटिव होते हैं, वहां पर कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। फास्ट में नहीं अलाउ, आईबीएम में नहीं अलाउ, तो जब वो बच्चे कर सकते हैं तो आप तो वैसे ही कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारे पास क्या आ रहा है? एनईटी के टेस्ट के पेपर के अंदर 25 नंबर होते हैं मैथ्स के पोर्शन के, तो लास्ट एमसीक्यू आज की क्लास में क्या आ रहा है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसको कहते हैं बेटा? ग्रेडियंट होता है स्लोप का दूसरा नाम। स्लोप का दूसरा नाम होता है, जैसे जैसे हमारे आतंकवादी भाई का नाम क्या था? वो क्या नाम था? बाबू राव का दूसरा नाम आतंकवादी था ना, वैसे ही ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है स्लोप कैलकुलेट करना है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों में बड़ा मजे की चीज आपको बताऊं। आपके पास अगर कभी भी जो है ना लीनियर इक्वेशन आ रही हो, देखो अब लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालना तो बच्चों का काम होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9 एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालना तो सबको आता होगा, नेगेटिव का a बाय b लीनियर इक्वेशन का स्लोप आ जाता है। मगर कभी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कोई आ जाए, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, कोई स्क्वायर बेस इक्वेशन आ जाए, लीनियर से बड़ी इक्वेशन आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन का स्लोप निकालने का शॉर्टकट, अगेन मैथफ्लिक्स शॉर्टकट है भाई। देखो एक ही लेक्चर में कितने शॉर्टकट्स पढ़ा दिया आपको।
सोचो भाई, एक ही लेक्चर में कितना शॉर्टकट बता रहा हूँ। कि देखो स्लोप निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3, आगे आ रहा है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एट एक्स इज इक्वल टू 1, आपको ग्रेडियंट निकालना है, कोई मसले की बात नहीं। देखो सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले तो आप इन ब्रैकेट्स को आपस में सिंपल मल्टीप्लाई करवा दो ताकि आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे हो जाए। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया, सबसे पहले मैं इनको सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ इक्वेशन को। तो भाई दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेटा, तो पहले ब्रैकेट की पहली टर्म जाके पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। फिर ये पहली टर्म जाके 2 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2x। फिर ये नेगेटिव का 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 एक्स स्क्वायर। फिर नेगेटिव का 3 जाके प्लस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस 3 2 6। अब आपके पास फाइनली इक्वेशन आ गई। तो हमेशा कोशिश किया करो कि अगर आपके पास लीनियर के अलावा कोई भी इक्वेशन आ रही है, आपको उसका स्लोप कैलकुलेट करना है ना, तो उसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अभी देखो ये दो ब्रैकेट्स गिवन थे तो हमने पहले उनको मल्टीप्लाई करवा के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सॉल्व करने की एक बड़ी प्यारी शॉर्टकट है कि भाई सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है, अच्छा तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो। सॉरी, अभी y इस साइड पे आ रहा है, y को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूं मैं। अभी y यहाँ पे आ रहा है ना, y को भी मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का y, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अब देखो सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है मैथमेटिक्स शॉर्टकट। सिंपल तरीके से आंखें बंद करके लिखो m, एक डिवीजन का साइन लगाओ, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो x की रिस्पेक्ट से, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। इस जुमले को ध्यान में रखिएगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हो जानते हैं इसका मतलब क्या है। क्या कहा मैंने, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है x की रिस्पेक्ट से ऊपर, अगर अगले वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर के बराबर, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 के बराबर, नेगेटिव पे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6x, और नेगेटिव के 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, नेगेटिव के y का डेरिवेटिव भी क्या होगा 0, क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं और अदर वेरिएबल को बेटा एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा, सिंपल सी बात है। तो बेटा हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया x की रिस्पेक्ट से, अब नीचे क्या करेंगे, डिवीजन में जाके पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। तो अब की बारी में नीचे मेरे पास जो x होगा ना, ये एज अ अदर वेरिएबल काउंट होगा, तो अदर वेरिएबल काउंट होगा तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। तो x क्यूब क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नेगेटिव के 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नेगेटिव 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नेगेटिव y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बात दोबारा समझिएगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। मैंने आपसे कहा है कि बेटा देखो, कभी भी अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है ना किसी भी इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूँ, जरा इस बात को जरूर छोड़ो। मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। सही है ना, लेट्स सपोज इक्वेशन आ रही है 3y कर लो इसको। मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसका स्लोप चाहिए। देखो स्लोप निकालने का तरीकेकार क्या होता है, शॉर्टकट समझो। शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट क्या कहता है कि भाई एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x के बराबर, 3y स्क्वायर, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि मैं ऊपर हमेशा ऊपर जो डेरिवेटिव लेते हैं ना बेटा, वो x की रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं, तो अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। फिर माइनस का 9 ऑब्वियसली कांस्टेंट है, वैसे 0 हो गया, प्लस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस का 3y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। और नीचे डिवीजन में, नीचे डिवीजन के अंदर y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो x के रिस्पेक्ट x जो होगा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6y, माइनस के 9 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस के x का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस के 3y का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। सही है ना। और बाहर माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं, जो कि स्लोप का होता है, स्लोप का नेगेटिव साइन बाहर लाजमी आएगा, रिमेंबर दिस थिंग। तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया कि देखो शॉर्टकट क्या है हमारे पास, नेगेटिव का साइन एट इज, एक दफा पूरी इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव लेना होता है x की रिस्पेक्ट से, और नीचे डिवीजन के अंदर एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना होता है y की रिस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल एक और एमसीक्यूज करवा देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0। मैं आपसे कहता हूँ इसका स्लोप निकाल के दिखाओ। देखो इसका स्लोप भी इसी सेम पैटर्न में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपने अगर स्लोप निकालना है ना, तो m का m लिखोगे, नेगेटिव का साइन लगाओगे, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। अच्छा लेट सपोज यहाँ पे 3y आ रहा है, आपको ताकि दोनों चीजों का आइडिया हो जाए ना। अब देखो इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव अगर मुझे स्लोप लेना है, कैसे लूंगा, एक दफा x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब की बारी में देखो मैं x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो y और 4 दोनों कांस्टेंट ट्रीट होंगे। और हमें ये बात मालूम है कि कभी भी कांस्टेंट टर्म अगर किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही होती है, उसका आंसर 0 नहीं होता, बल्कि हम कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेम काम यहाँ
पे करेंगे 4y² मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। माइनस के 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि ये सिंगल कांस्टेंट है तो ये सिंपल 0 हो जाएगा। अब डिवीजन में जाके एक दफा पूरी इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव लूंगा y की रिस्पेक्ट से और कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो भी y के डेरिवेटिव जब लूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। प्लस का साइन, इट इज 4xy के अंदर देखो, अब 4 और x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y² का डेरिवेटिव लिया जाएगा 2y के बराबर, और माइनस के 3y का डेरिवेटिव होगा -3 के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा बिलियन डॉलर का कॉन्सेप्ट है। सेम काम हमने यहाँ पे करा बेटा, देखो कि सिंपल तरीके से बाहर नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट से ऊपर, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हुआ था, और नीचे फिर y के डेरिवेटिव लिया था। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, इस नेगेटिव साइन से ऑब्वियसली नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 3x² माइनस का 6x प्लस का 2। तो अब ये आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई। आपसे क्वेश्चन में साफ तौर पे कहा हुआ था कि x की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो भैया जहां जहां x आ रहा है 1 डाल के चेक कर लीजिए क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा 3 का 3, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 6 इंटू 1 प्लस का 2। तो 3 माइनस का 6 क्या बन जाएगा, 3 माइनस का 6 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव के 3 के। तो नेगेटिव का 3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव के 1 के बराबर आ गई। अक्सर बच्चे इन क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, वो अपने इंटर के मेथड को इस्तेमाल करते हैं कि सर हमने तो इंटर में पढ़ा था कि इन दोनों के ऊपर dy/dx को अप्लाई कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा। बेटा वो फनकारी करने बैठोगे ना, सुबह से शाम हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आंखें खुल जाएंगी बेटा वहां पे, सही है ना। मैं बहुत तरीके से अगर आपको बताऊं तो शॉर्टकट्स का इसलिए काम आता है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, ये हमने आज की क्लास में देखो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला इस पूरे पेपर की पीडीएफ फाइल भी डाल दूंगा। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इन तमाम शॉर्ट्स को सीखें, अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आप मेरी लाइव क्लासेस का हिस्सा बने, उसका तरीकेकार बहुत ही सिंपल है। यू जस्ट नीड टू पे दी 6,500 7,000 रुपीज अमाउंट, और उस अमाउंट के अंदर आपकी ना सिर्फ एनईडी के राउंड 1 की तैयारी हो रही होगी, बल्कि साथ साथ राउंड 2 की तैयारी कंप्लीट होगी। राउंड 1 से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, राउंड 1 से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और कुछ टॉपिक जो रह जाएंगे फिर राउंड 2 से पहले कवर करवाए जाएंगे। इसी सेक्शन के अंदर फास्ट की तैयारी भी शामिल होगी, इसी सेशन के अंदर आपकी पर्टिकुलरली आईबीएस की तैयारी भी शामिल होगी, नस के नेटवर्क की तैयारी शामिल होगी। ये वन टाइम फीस होती है मेरा बेटा, मंथली फीस बिल्कुल भी नहीं होती, वन टाइम फीस होती है। इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाएगी, लाइव क्लासेस, पास्ट पेपर, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहीं पे मैं अपनी आज की क्लास को एंड करूंगा। मुझे मेरे ख्याल में बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लास्ट के 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टॉप पोजीशंस हैं। समी शाकिर, अलीशा वाज द लास्ट ईयर पोजीशन होल्डर्स, उससे पहले जहरा बतूल थी जो कि एक अगेन एक बहुत मुतवस्सित तबके से बिलोंग करती थी बच्ची। अलीशा जो थी उसने तो गैप ईयर लिया हुआ था, उससे पहले तैयब इजाज था। तो भाई कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो आपकी आपकी कीमत, आपकी जेब, आपका घर आपको कभी कामयाब नहीं कर सकता। कामयाबी उसको मिलेगी जो बच्चा मेहनत करेगा। तो भाई जो बच्चा मेहनत करेगा कामयाबी सिर्फ उसको मिलेगी। तो अपनी जान मार दो बेटा, ये आखिरी के 1-2 महीने हैं। अभी कोई भी फनकारी करते हो, फजूल चीजें खेल रहे होते हो, पबजी खेलते हो, कोई क्रिकेट श्रिकेट खेलते हो, कोई स्नैपचैट नेटचैट पे चैटिंग करते हो, तो बेटा जितनी भी आपकी कोई फ्रेंड्स है ना वो सारी जिंदगी में वापस आ जाएंगी। याद रखिएगा, अगर आप कभी फेल हो गए ना तो बेटा जितने तुम्हारे दोस्त होते हैं ना सब छोड़ के चले जाते हैं। और अगर तुम किसी मुकाम पे पहुंच गए ना तो बेटा वो बंदा जो या वो बंदी जो तुमसे 6 साल पहले रूठ के भी गया था ना, वो भी तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा, झुकता हुआ और रगड़ता हुआ नाक। तो जिंदगी में एक बात चीज याद रखो बेटा, जो आपका टाइम है ना, टाइम इज समथिंग वेरी प्रीशियस इन योर लाइफ, उसको अवेल करना सीखो। और कभी कभार जिंदगी में टाइम वापस नहीं मिलता। आप अभी इंटर के उस दौर के अंदर मौजूद हो, आप ए लेवल्स के उस दौर में मौजूद, जहां हमने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है। एज योर एल्डर ब्रदर, एज योर टीचर, आप मुझे बड़ा भाई कहो, आप मुझे अपना टीचर कहो, आई एम हैप्पी विद बोथ ऑफ दोस थिंग्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो a mathematics instructor yours, I am also a professional engineer, I am also a supply chain guy, I am also a mechanical engineer। तो भाई आप मुझे जो भी समझो, मगर मैं उस प्रोफेशनल वर्ल्ड की आपको हकीकतें साथ साथ बता रहा होता हूँ कि देखो प्रोफेशनल वर्ल्ड बहुत जालिम है। कोई बंदा, कोई माँ बाप आपके कल को पीछे नहीं फिरेगा कि आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना। आपको खुद एहसास होना चाहिए अपने पढ़ाई करने का। कोई माँ बाप अगर आज भी आपके पीछे डंडा लेके खड़ा होता है ना, कभी तुम पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि बेटा तुम जिंदगी में नाकाम तरीन इंसान हो। इसका मतलब ये कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे जितने पैसे जाया करें वो सारे बेकार गए हैं। क्योंकि अगर आज भी आपके माँ बाप अगर आपके पीछे डंडा लेके खड़े हुए ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, गलत है। आपको खुद अब एहसास होना चाहिए कि भाई आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में दाखिल हो रहे हो। प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर आप क्लास को छोड़ो ना छोड़ो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आपसे पूछेगा नहीं, नो वन विल आस्क यू सेकंड टाइम। भाई तो रिमेंबर दिस थिंग, आपकी ये दौर बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है, आपका ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। तो यू नीड टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लव टू से कि भाई अगर आप किसी महंगे कोचिंग में नहीं पढ़ रहे तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। महंगे कोचिंग वालों को सिर्फ पोजीशन नहीं आती है। तो अगर आपका कोई दोस्त महंगे कोचिंग में पढ़ रहा है तो पहले तो आपने उसको एक झापड़ मारना है और उसको बताना है कि सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लेक्चर डाले हुए हैं। तो महंगे कोचिंग में जाके भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ से पढ़ो बैठ के, और अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप वालों से, अपने फेसबुक फ्रेंड से, अपने कॉलेज के फ्रेंड से लाजमी तौर पे लेक्चर का लिंक शेयर करना है। भाई ये इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, रमजान के अंदर अभी मैं तीसरा लेक्चर बना रहा हूँ। बाय द वे नस का लेक्चर मैंने सुबह इंजीनियरिंग का बनाया था, बिजनेस स्कूल का भी रहता है, और माशाल्लाह से नस का भी एनईडी का डिजाइन करने लग गया था मैं। और अभी सेकंड ईयर का भी मुझे लेक्चर डिजाइन करना है, सेकंड ईयर वाले मेरी जान पे आए हुए हैं। तो यहीं पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।